अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हम बात करेंगे फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पे, क्योंकि फाइलर्स के लिए ज़िंदगी बहुत तंग हो गई है। FBI ने नोटिस की भरमार कर दी है, नए नए किस्म के टैक्स लगाए गए हैं और उस पर यह है कि हार्श मेजर्स लिए जा रहे हैं और FBI जो है इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये जो लॉन्ग टर्म में जो है ये चीज़ जो है सही नहीं है। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि हर आदमी ड्राइंग रूम में बात कर रहा है कि जी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल हो गई है, बड़ी जो है हालात ख़राब हैं, लेकिन कोई ये बात करने को तैयार नहीं है हालात ख़राब कैसे हुए हैं, ये हालात किसने ख़राब किए हैं। ये हालात हम सब ने ख़राब किए हैं, हमने अपना ड्यू टैक्स ना दे के ख़राब किए हैं, लेकिन इसको मानने को तैयार नहीं है। जब भी हम बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मैंने तो अपना कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन आप उसको अगर देखें तो प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं होता और यही जो वजह है जिसकी वजह से जो है ये हालात इतने ख़राब हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं ये कहता हूँ कि लोगों को अपना ड्यू टैक्स देना चाहिए, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को भी ये बात बावर होनी चाहिए, उनको भी समझ में आनी चाहिए कि आप गलत असेसमेंट से, बेजा डिमांड से कौमी ख़जाना नहीं भर सकते। ये हमेशा इस तरह की एक्सरसाइज काउंटर प्रोडक्टिव होती है, तो इससे इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको लोगों को इंगेज करना चाहिए, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए और उसके साथ उनसे टैक्स लेना चाहिए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो गैर यकीनी सूरत हाल है, हर जगह जो बात हो रही है उसके ज़िम्मेदार कौन हैं, क्या वजूहत हैं। टैक्स कलेक्शन की भी एक बहुत आवाज़ें आ रही हैं कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। इस फाइनेंस एक्ट में 3 लेवीज़ नई लेके आए हैं, 7E, CVT, सुपर टैक्स, और उस पर भी कोर्ट में भी अभी कुछ केसेस डिसाइड हो गए हैं, कुछ नहीं डिसाइड हुए। हमें ज्वाइन किया है कराची टैक्स बार के प्रेसिडेंट रेहान जाफरी साहब ने। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रेहान साहब, बात ये हो रही है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, गैर यकीनी इकॉनमी की सूरत हाल तो अपनी जगह है, बिजनेसेस भी बड़े सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स में जो इस वक्त है कलेक्शन के लिए जो जिस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह एक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह नोटिस इशू कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? आप प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे होंगे, तो ये क्या FBI क्या चाह रही है? देखिए अनवर साहब, मसला सारा ये है कि FBR के साथ मसला जो सबसे बड़ा क्रिएट हुआ है पिछले बहुत सालों से, वो ये है कि इनको टैक्स टारगेट्स जो है दिए जाते हैं, बजटरी टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करना होता है। अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ IMF के सिलसिले हैं जो इनको ट्रेंच लेनी होती हैं, उस पर इनको मुख्तलिफ यानी बताया जाता है कि आप इन एरियाज़ को कवर करें। इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि एक एरिया जो था, जो प्रॉपर्टी का एरिया था, जहाँ कैपिटल एसेट्स लोगों के पास मौजूद हैं, वहाँ पे इन्होंने 7E को टैप किया। उसी तरह फिर जो फॉरेन एसेट्स बाहर लोगों के हैं, जो लोगों ने डिक्लेयर किए हुए थे, और प्लस ये कि जो एमनेस्टी में भी डिक्लेयर किए थे, उनको भी उन्होंने टैप किया। साथ साथ फिर कुछ ऐसे सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए, जैसे सेक्शन 4C था जो सुपर टैक्स था कंपनीज के ऊपर, जहाँ पे कंपनी का टर्नओवर यानी जो इनकम है वो 500 मिलियन से ऊपर है, उस पर यानी इन्होंने लगाया था। अब ये सब चीज़ें वो हैं जो बेसिकली एरिया थे जहाँ से इन्होंने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना था। लेकिन पॉइंट ये है अनवर साहब कि देखें, मैं आपके प्रोग्राम में बार बार ये बात करता हूँ, पहले भी की है, कि देखिए जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उन लोगों को ही परेशान किया जाता है, उन लोगों से ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उन लोगों को ही पेनल्टीज इम्पोज की जाती अच्छा हैं, रेहान उन साहब, लोगों ये के बात तो हम पहले ही बहुत कर चुके हैं, लेकिन बात ये है कि अगर हम इसको इस तरह मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ हमारे नाज़रीन के लिए कि अगर इस वक्त अगर मैं टैक्स फाइलर हूँ, एक टैक्स फाइलर नहीं हूँ, तो मुझ पर 7E तो नहीं लगेगा। अगर मैं टैक्स फाइलर नहीं हूँ, आप फाइलर हैं, आप पे 7E भी लगेगा। मैं अगर टैक्स फाइलर नहीं हूँ तो मुझ पर CVT नहीं लगेगा। आप रेहान साहब टैक्स फाइलर हैं तो आप पे फॉरेन एसेट पे CVT भी लगेगा। आपकी आमदनी रेहान, मेरी आमदनी 15 करोड़ से ऊपर भी है तो मुझ पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। आपकी रेहान साहब आमदनी जो है 15 करोड़ से ऊपर है तो आप पे सुपर टैक्स लगेगा। तो ये मतलब ये है कि मैं नॉन फाइलर हूँ और मुझ पर कुछ भी नहीं लग रहा, और जो फाइलर है उन पर वही टैक्स 3-3 दफ़ा चीज़ें लग रही हैं।
तो ये मेरे ख्याल में लोगों के लिए बहुत डिस्ट्रेस की बात हो गई है और लोग जो हैं इस वक्त बड़ी परेशानी में हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये लेवीज़ नहीं आनी चाहिए थी, या गवर्नमेंट को लेवी तो लानी चाहिए थी लेकिन एक कॉन्ट्ररी शो करना चाहिए था कि नॉन फाइलर्स पे भी काम हो रहा है? देखिए, नॉन फाइलर पे तो काम, मुझे नहीं लगता कि नॉन फाइलर पे, आई एम सॉरी टू से, कोई काम हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ कि नॉन फाइलर जो है, यानी जो प्रॉपर्टी में आना चाह रहा है वो फाइलर बन गया, जो अपने आप का टैक्स थोड़ा सा बचाना चाह रहा है फाइलर बन गया। मैं कह रहा हूँ कि बात यह है कि जो फाइलर हैं, नॉन फाइलर फाइलर क्यों नहीं बनता? पहली बात ये, क्या नॉन फाइलर को फाइलर क्यों नहीं बनाया जाता? दो बातें हैं। एक तो ये कि नॉन फाइलर जो खुद है वो फाइलर इसलिए नहीं बनता कि वो एफबीआर के नेट में आने से घबराता है, डरता है। वो इसलिए डरता है, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में लोग हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो टैक्स नॉन फाइलर को फाइलर ही क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं, जो मैं समझता हूँ, मे बी, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो एक 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 कंसेप्चुअल चीज़ ये है कि इन लोगों ने क्या किया है, एफबीआर ने क्या किया है कि हर फाइलर और नॉन फाइलर का जो रेट है, टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स रेट, जहाँ जहाँ टैक्स कटना होता है वहाँ पर रेट को उन्होंने कर दिया है डबल। यानी जहाँ पर टैक्स कटना था 5%, वहाँ कट रहा है 10% नॉन फाइलर का। जहाँ कटना था 10%, वहाँ 20%, जहाँ 20 वहाँ इसी तरह सो ऑन। तो अब एफबीआर को क्योंकि डबल टैक्स मिल रहा है विदहोल्डिंग के थ्रू, तो मुझे नहीं लगता कि एफबीआर की कोई ऐसी कोई खास विल है कि वो अपने जो है ना नॉन फाइलर को फाइलर के टैप में जब उसमें लेकर आए। अब बात रह गई, जाहिर है कि जो फाइलर हैं ऑलरेडी, वो आपको पता है कि वो जो नॉन फाइलर फाइलर इसलिए नहीं बनना चाह रहा, जो खुद है, कि वो कहता है जी ठीक है मैं ये डबल टैक्स दे दूंगा, मगर जो मेरा हैरेसमेंट होगा, जो मुझे हैरेस किया जाएगा फाइलर बनने के बाद, मैं उसका क्या करूंगा? और उसकी मिसाल ये है कि 7E लगा दिया गया रेट्रोस्पेक्टिव, 4C लगा दिया गया, उसके बाद CBT लगा दिया गया। ये सारे के सारे इन्होंने 2022 से रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिए। पॉइंट ये था कि कोई भी लॉ आता है, आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी होती है, अपनी चीज़ें देखनी होती हैं। आप किसी को मतलब वन फाइन डे आप किसी को कैसे टैक्स कर सकते हैं बगैर किसी उसके? लॉ ये कहता है कि जो भी अमेंडमेंट होगी, लॉ ये कहता है कि जो भी आपके नई बजटरी प्रपोजल्स आते हैं, जो भी नए बजटरी अमेंडमेंट्स आते हैं, वो उसका इफेक्ट जो है वो नहीं तो प्रोस्पेक्टिव रेहान होता है। साहब, तो इसका मतलब तो अब तीन हमारे यहाँ लेवल ऑफ लोग हैं, जिनमें एक तो फाइलर हैं, एक नॉन फाइलर हैं, और एक वो लोग, इसलिए नॉन फाइलर टैक्स तो दे रहा है, कंप्लायंस नहीं कर रहा, टैक्स तो दे रहा है, और एक है जो कैश ट्रांजैक्शन में काम कर रहे हैं, जो कि देखिए, मैं वही बात फाइलर कर जो रहा फाइलर ही नहीं है, मतलब जिनका टैक्स कहीं कट भी नहीं रहा, वो कैश ट्रांजैक्शन में काम कर रहे हैं। मुझे अनवर साहब ये बताइए, आप खुद माशाल्लाह इतने सीनियर जो है इन एरिया में काम कर चुके हैं, टैक्स लॉयर भी हैं, आप भी खुद भी टैक्स लॉयर हैं। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि टैक्स ये जो एफबीआर है, ये क्या इसको ये नहीं पता, क्या इसके पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है कि कौन नॉन फाइलर और कौन फाइलर है? आप कितने इनसे पूछिए, पिछले जो है ना पिछले साल ही सिर्फ पूछ लीजिए, छोड़िए पिछले 5 साल को, कि सिर्फ पिछले साल उन्होंने कितने नोटिस इशू किए नॉन फाइलर्स को? जरा मुझे इसका कोई जवाब दे दें। हम जो है अपनी बार एसोसिएशन के तवज्जुह से हमने बहुत दफ़ा ये बात जो है ना बारह कराई है, बहुत दफ़ा वी हैव डिस्कस दिस इशू नॉट वन, सो मेनी टाइम्स, विद एफबीआर, विद द चेयरमैन, विद द मिनिस्टर, कि भाई व्हाई दिस एफबीआर इज़ नॉट वर्किंग ऑन नॉन फाइलर्स। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो है वो होना चाहिए। जितने लोग हैं अपने जो ऑलरेडी टैक्स नेट में, उनकी खुदा के वास्ते उनकी जान छोड़ दें, थोड़े अरसे के लिए छोड़ दें भाई। कम से कम जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, टैक्स दे रहा है, अपने प्रॉपर तो रेहान साहब, उनका क्या जवाब क्या होता था उनका? जी, जवाब कोई जवाब नहीं है ना। जवाब हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या जवाब। कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, बस वो यानी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, इनको ये चाहिए कि अगले 3-4 साल के लिए सब काम छोड़ दें, सिर्फ ब्रॉडनिंग पे काम करें, ताकि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं, कम से कम उनको थोड़ा सा तो रिलीफ मिले। वो तो कंप्लायंस करके थक गए। हर काम एफबीआर का जो है वो टैक्स पर खुद कर रहा होता है, यानी डेटा चाहिए खुद बना के देता है। कोई कंप्लायंस करना है, इन्होंने इस तरह बाइफरकेट कर दी है चीजें कि सारा का सारा इन्होंने सिर्फ अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, काम सारा टैक्स पर खुद कर रहा होता है या उसे कंसल्टेंट कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा यानी रिलीफ देना चाहिए उन लोगों को। अच्छा सर, आपके ख्याल में बिगाड़ कहाँ है? एफबीआर की पॉलिसी में है, फील्ड ऑफिस, फील्ड फॉर्मेशन में, कहाँ बिगाड़ है? सर, मैं समझता हूँ ये बिगाड़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पर, जो है ना विल टू डू नहीं है यहाँ पर, जो है ना वो, यानी आप अगर चाहें तो क्यों नहीं कर सकते? मुझे इसका जवाब देना।
हर महीने अगर आप एक ड्राइव चलाएं प्रॉपर तरीके से, ठीक है आप अपना काम कर रहे हैं, आप सिर्फ उन लोगों को यानी टैप करें जो ठीक है, जिन्होंने कंसीलमेंट किया हुआ है, जो 122(5) करें। आप हर केस जो रिटर्न फाइल हो रहा है, अभी 7E के जो है ना यानी सिलसिला चल रहा है, सब्सिडी बिफोर कोर्ट है, जिन्होंने ऑलरेडी टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया उनको नोटिस आना शुरू हो गए, यानी रिटर्न फाइल करती 3rd डे नोटिस आ गया। ये समझ में नहीं आता कि ये आपके एफबीआर जो ख्याल है। में हो सकता है आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर ये टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना दिया गया है, उससे कुछ बेहतरी आ जाए? देखिए टैक्स रिफॉर्म कमीशन पहले भी बना था, हमारे बहुत ही सीनियर एक मसूद नकवी साहब उसकी टैक्स रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन रहे, उन्होंने बहुत काम किया माशाल्लाह, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मुझे ये बताइए उस रिपोर्ट्स है, तैयार है, पड़ी हुई है, रिकॉर्ड में, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। पॉइंट देखें, पॉइंट सिर्फ ये है, ये इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, सिर्फ और कुछ नहीं है अनवर साहब। सिर्फ और सिर्फ एफबीआर को ये चाहिए, अगर ये अपना बात ये ना कि अगर ये नॉन फाइलर पे लग जाएंगे और ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो इनका जो अपने जो है आई एम सॉरी जो सिलसिले चल रहे हैं वो कैसे चलेंगे? नहीं, लेकिन देखें बात ये नहीं है, बात ये है कि एफबीआर की पॉलिसी का एक बहुत मेजर इशू है। अब एफबीआर ने जो अब देखें फाइनेंस एक्ट 2022 में 7E आया, कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया, फिर आपके पास सीवीटी आया, अब कंफर्म कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि फील्ड ऑफिसर को कहा जाए कि 31 दिसंबर तक सारी रिकवरी कर दो। फील्ड ऑफिसर क्या करेगा अगर एफबीआर ये इस तरह की उनको सर्कुलर्स देगा या डायरेक्शंस देगा उनको? मैं आपकी बात वही अर्ज कर रहा हूँ ना। देखें होता क्या है, अगर मैं अपने यानी सबऑर्डिनेट को प्रेशराइज करूंगा तो वो जो मेरा सबऑर्डिनेट है वो अपने सबऑर्डिनेट को प्रेशराइज करेगा। अब आप देखें ना, पिछले एक हफ्ते से हर ऑफिसर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर सिर्फ कलेक्शन पे लगा हुआ है। अब ये एफबीआर की पॉलिसी है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये लोग कहीं जा नहीं रहे, ये टैक्स दे देंगे, आज 31 दिसंबर को नहीं देंगे तो 15 जनवरी को दे देंगे। भाई वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अब इन्होंने टैक्स रिटर्न्स फाइल ऑलरेडी कर दिए थे और 7E के फॉर्म्स जहां पे नहीं भरे थे या उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था या उन्होंने जमा नहीं करवाया था किसी वजह से, क्योंकि वो केसेस जो थे कोर्ट में अभी मामला चल रहे थे, लोग रुक गए थे इन्होंने, और ये फिर ये फॉर्म भी लेके नहीं आए थे 7E का, उसमें फॉर्म भी ले आए बाद में, उस जिस डेट से फॉर्म लाए उस डेट से जो पहले रिटर्न फाइल हुए हुए थे उन्होंने उस पर ये कहा कि अब आप दोबारा रिटर्न जो है ना अपने उस फॉर्म को भर के फाइल करते हैं 31 दिसंबर तक। तो भाई 31 दिसंबर 31 दिसंबर को क्या दुनिया खत्म हो रही है? मेरा कहने का मतलब ये कि भाई इसको एक्सटेंड करके 2023 जून कर दें। इसमें इशू क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इसमें इशू क्या है। ठीक है, तो उनके मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं सारी, ये जो टैक्स फाइलर्स हैं उनके लिए जो है एक बर्डन बनता है, उनके लिए जो है तकलीफ का बायस बनता है, और जो किसी तरह ऑन नहीं है, और लॉन्ग रन में ये एफबीआर के लिए पेनी वाइज पाउंड फुलिश हरकत है ये। अनवर साहब देखिए, मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि एफबीआर को ये चाहिए कि जो टैक्स पेयर नेट में मौजूद है, चाहे वो पिछले 3 साल से हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, 20 साल से हो, खुदा के वास्ते मैं एफबीआर से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि देखिए इन लोगों को रिस्पेक्ट दें, इनको फैसिलिटेशन दें, इनको यानी इनका जो बेसिकली जो फाइल कर रहा है उसको एक ऐसा वकार उसका होना चाहिए कि वो कहीं जाए तो उसको पता चले कि हाँ वो टैक्स पेयर है। नॉन टैक्स पेयर जो है वो तो धंधनाता फिर रहा है और जो टैक्स पेयर है वो बेचारा परेशान फिर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रेहान जाफरी साहब हमारे सामने बड़े क्लियर अंदाज में कह रहे थे कि एफबीआर को चाहिए कि जो लोग फाइलर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दें, फैसिलिटेट करें उनको, और उनको ये एक प्रिविलेज दें कि वो टैक्स फाइलर हैं, ताकि उनको ये महसूस हो गया कि उन्होंने अगर मुल्क में कंट्रीब्यूट किया है तो गवर्नमेंट भी उनको रेसिप्रोकेट कर रही है, क्योंकि उनके ख्याल में जो नॉन फाइलर है वो तो एक बहुत ही ईजी लाइफ गुजार रहा है, जबकि फाइलर्स जो हैं उनके लिए तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, कंप्लाइंस की भी तकलीफ़ है, टैक्स भी वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस तरह उनको जो है गवर्नमेंट को किसी तरह कोई ऐसा मेजर्स करना चाहिए, कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जो उनके लिए फैसिलिटेशन हो और उनको जो है प्रॉपर तौर पे एज अ फाइलर उनको पता चले कि हमने इस मुल्क में कंट्रीब्यूट किया। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची टैक्स बार के प्रेसिडेंट से, और वो बड़ा क्लियर अंदाज में कह रहे थे कि टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमें ज्वाइन किया है नवीद अंद्रावी साहब ने, सीनियर टैक्स लॉयर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त दिया। हम आपसे आज बात कर रहे हैं जो इस वक्त जो सूरत हाल हुई हुई है 7E के हवाले से, CVT के हवाले से और सुपर टैक्स 4C के हवाले से, जो फाइलर्स हैं उनके लिए जो है 31 दिसंबर की बड़ी
तकलीफ दे टाइम था, हर तरफ से कलेक्शन का प्रेशर आ रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो है उन 2 लेवीज़ को तो कंफर्म कर दिया है और लाहौर में भी एक सीवीटी जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो ये जो सूरत हाल हो रही है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट 2022 आता है, उसमें रिट्रोस्पेक्टिवली आप नए लेवीज़ लगा देते हैं, तो ये किस तरफ जा रहा है टैक्स का हमारा पूरा सिस्टम? अनवर साहब, इस वक्त जो मेरी समझ में बात आ रही है, हम फिर से उस दौर में जा रहे हैं जहां जो सामने है, जिसके पास जिसके ऊपर हमारा इख्तियार है, हम उसको टैक्स नेट के अंदर या जो आए हुए हैं लोग, उनको हम जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर लें या उनको जिस तरह चाहें उनके ऊपर टैक्स लगा दें। तो इस तरह से ये काम फिर से चल रहा है। जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस थी वो फिर से शायद कहीं पीछे चली गई है। तो जो फाइनेंस एक्ट 2022 में आया है, जो ये चीज़ें आई हैं, 7E के हवाले से आप बात कर रहे हैं और आप 4C के हवाले से बात कर रहे हैं या CVT के हवाले से बात कर रहे हैं, पता नज़र के हमारे अदालतें उसमें क्या करती हैं, मगर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि टैक्स नेट के या दायरा FBR में मौजूद हैं, उनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, चाहे वो एमनेस्टी के थ्रू डिक्लेयर किए गए हों या वो नॉर्मल रूटीन में उन्होंने फाइल कर दिए हों, वो सैलरीड इंडिविजुअल हो या किसी वक्त उसको ऐसा लगा हो कि शायद मुझे बेनिफिट मिल जाएगा तो हो जाएगा। मगर आप देखिए कि अब आज हम फिर उस जगह पहुंच गए हैं कि अगर मैं टैक्स नेट में नहीं हूं तो मैं आज भी फायदे में हूँ। मेरा अगर टैक्स डबल भी कट जाए, विद होल्डिंग ज़्यादा भी हो जाए, तो मैं उसको ऑब्जॉर्व कर लूँ। चाहे आप सेल्स टैक्स की मद में ले लें या किसी भी मद में ले लें, इनकम टैक्स की मद में ले लें, इस वक्त हालात ये हैं कि जो टैक्स नेट से नहीं तो बाहर है। लेकिन सर, अगर जिनका टैक्स नॉन फाइलर के तौर पर कट जाता है तो आप उनको टैक्स नेट से बाहर कैसे कहते हैं? रेवेन्यू कलेक्शन में तो उनका टैक्स भी काउंट किया जाता है। मगर उनका तो आपके पास देखिए, आप अगर चलिए मान ली बात, उसने रेवेन्यू कलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया, मगर क्या उसके ऊपर 7E लगेगा, क्या उसके ऊपर CVT लगेगा? क्योंकि FBR के पास तो वो डेटा ही मौजूद नहीं है कि उसकी वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसके एसेट्स पाकिस्तान में या बाहर क्या डिक्लेयर्ड है, या उसके करेक्ट इनकम क्या है, वो FBR के पास कोई बेसिकली डिस्क्लोजर के बाद तो पता चलता है ना कि आपकी कौन सी इनकम लायबल टू टैक्स है, किस इनकम पे आपने क्या टैक्स दिया है, सही दिया है या गलत दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जो नॉन फाइलर है या जो टैक्स नेट में नहीं है, उसके ऊपर कोई काविश भी ऐसी नजर नहीं आ रही। इस वक्त तो आप देखिए सारा एम्फेसिस जो है, जो जैसे ही दो कोर्ट्स ने CVT को किया और 7E को अपहोल्ड किया, तो एकदम नोटिस इस कदर आने शुरू हो गए हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सिर्फ टैक्स गुजार को नोटिस आ रहे हैं। आपने क्या कोशिश की कि आपके पास कोई और डेटा अवेलेबल है या नहीं है, कि आपके प्रॉपर्टी का डेटा तो अवेलेबल है, क्या उसकी बेस पे हमने किसी को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की? मेरे अख्तियार में मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कुछ हुआ है। हम वही दौर में जा रहे हैं जिसमें जो सामने है उसके ऊपर वजन डाला जाए और जितना डाल सकते हैं डाल दें। इस वक्त भी आप देखें, FBR की जो पूरी टीम्स हैं, जो फील्ड परमिशन हैं, वो सिर्फ यही काम कर रही हैं कि किस तरह 7E का नोटिस देना है और 15 दिन के अंदर नहीं बल्कि 31 तारीख से पहले ही रिकवर कर लेना है। ठीक है, तो CVT कैसे करना है, तो रिकवर कर लेना है 31 से पहले का। और क्योंकि ये जो आपने इस दफा हदफ दिया है 31 दिसंबर का, वो इस कदर है, आप समझिए कि वो बियॉन्ड रीचेबल था कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर कितना जुल्म हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब आप ये समझते हैं कि अनरियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट की वजह से ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। देखिए, टारगेट रियलिस्टिक भी कंसिडर किए जा सकते हैं अगर हम अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे और आपके पास डेटा अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास डेटा नहीं, क्योंकि जब से आपने CNIC के ऊपर कर दिया हुआ है, सब कुछ लिंक कर दिया हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास डेटा नहीं है। उस डेटा को क्या आप यूज करेंगे, क्या आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे? आपने एक नया जोन बनाया था ऑटो एक्सचेंज ऑफ। नहीं तो लेकिन नवी साहब, ये तो आप जो कह रहे हैं करेंगे, ये तो कर रहे हैं, मतलब आपने कोई एक्सरसाइज की नहीं है। ये डेटा तो आपके 5, 6 साल 10 साल से अवेलेबल है। मतलब मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि डेटा तो अवेलेबल है आपके पास, मगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। FBR की जो फील्ड फॉर्मेशन है, क्या उन्होंने उन लोगों को
मैनुअली नोटिस, देखिए उनको इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस सर्व नहीं हो सकते, उनको मैनुअली उनके रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए ना, इसी बेस के ऊपर उसको फिजिकली जाके नोटिस सर्व कराने पड़ेंगे। हमने ये चीज छोड़ दी हुई है जब से हमने पोर्टल बनाया है IRIS का, तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो नेट में अवेलेबल हैं उनको नोटिस देने की बात हो रही है। अब आप देख लीजिए हर किस्म का नोटिस जो है वो IRIS पोर्टल के ऊपर आता है। अच्छा जी, ये जो FBR का और हुकूमत का ये जो अप्रोच है, जो आप क्या समझते हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो सकता है इससे और नई इन्वेस्टमेंट आना रुक सकती है? ये एक कदम उस तरफ है कि जो लोग ऑलरेडी नेट में नहीं हैं वो कहेंगे यार यहाँ से निकलो, यहाँ से बेहतर है कि, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नेट में आने का मकसद मैं आजकल देख रहा हूँ सेल ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं लोग, मगर शायद क्योंकि मार्केट की प्राइसेस कम हो रही हैं तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी रिडक्शन हो रही है। सिवाय इसके कि अगर आप समझे कि जी वो प्रॉपर्टीज जो कि FBR की एग्जेम्पशन वाली प्रॉपर्टीज हैं जो कि 2023 में उनका खत्म हो जाना है, उसमें शायद इन्वेस्टमेंट हो रही हो, मगर अदरवाइज प्राइसेस जो हैं वो ऐसी नहीं है कि आप कहें। बल्कि मेरे मशावरत में ये भी आ रहा है कि लोग कहते हैं कि हमें आप टैक्स के बगैर दीजिए, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनीथिंग, मतलब आप रेंट पे देखो जी हम नहीं जानते टैक्स क्या होता है, आप जाने आपका काम जाने, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये जो सूरत हाल है, अब इसको आप क्या समझते हैं? हुकूमत को जाहिर सी बात है कि एक हुकूमत को किस तरह इसको हैंडल करना है, रियासत है, रियासत को किस तरह देखना है, तो आप क्या समझते हैं कुछ ऐसे मेजर्स किए जाएं जिससे ये थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ सके, जो ये पिछले 6 महीनों से जो बैक टू बैक एक्सरसाइजेज हो रही हैं इससे शटर हुआ है? इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, जो कि बहुत आसान है, उसके ऊपर हम पूरी तवज्जो दें, और जब तक हम टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, 22 करोड़ में 11 करोड़ टैक्स पेयर नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं चलेगा। सही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कि प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलिजेंस की जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए, और जो एग्जिस्टिंग आपके पास लोग हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग उनको थोड़ा शेल्फ कर दिया जाए। जी बिल्कुल, उनको आप फॉर द टाइम देखें, वो खुद से आपको रिटर्न्स जमा करा रहे हैं, कहीं एक्सटेंशन ले रहे हैं, कहीं जमा करा रहे हैं, एडवांस टैक्स भी जमा कराते हैं, आप उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे छोड़िए, उनको थोड़ा रिलीफ दीजिए, और जो आपके पास डेटाबेस में अवेलेबल है उनको देखिए उन्होंने क्यों नहीं रिटर्न फाइल की, वो क्यों नहीं कर रहे, जब उसके पास प्रॉपर्टी है, जब वो मुल्क से बाहर एक ट्रिप भी कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, और वो गाड़ी भी खरीद रहे हैं, गाड़ियां भी खरीद के बेच भी रहे हैं, और आपके पास जो आपका जो इंडस्ट्री में आपने उनको किया है, ट्रैक एंड ट्रेस किया है, उससे आप उनको क्यों नहीं सामने लेके आ रहे? सही है। देखिए आपने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लगा दिए हैं, आपने सीमेंट के ऊपर लगाया है, शुगर के ऊपर लगाया है, और सारी चीजों इंडस्ट्री के ऊपर लगा रहे हैं, तो आपको पता लग गया है कि परचेज कौन कर रहा है। सही है। तो आप उनको पकड़िए कि अच्छा नबी साहब, ये आपको भी पता है पहले भी कोई 30 लाख नोटिस इशू हुए, फिर 7 लाख नोटिस इशू हुए, फिर 30,000 नोटिस इशू हुए। मेरे ख्याल में कोई प्रॉपर एक्सरसाइज के ज़रिए काम होता नहीं है, और इसी तरह की जो प्रेशर्स आते हैं उसकी वजह से ये कह देते हैं हम नए लोगों को नोटिस इशू कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें पाकिस्तान में टर्न अराउंड हुआ हो, नॉन फाइलर्स मतलब नॉन फाइलर जो हैं फाइलर्स बने हों। देखिए अभी तक तो इस तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी जो टैक्स बेस है वो नहीं बढ़ रही, वो सिर्फ वो लोग सामने आ रहे हैं जो एमएनएसटी के जरिए अपने एसेट्स को वाइट करके आपके सामने आ गए, जो सैलरी वाले लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं किसी वजह से वो आपके साथ नेट में आ गए हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनका टैक्स कट जाता है तो वो खुद ब खुद वो टैक्स नेट में आ जाते हैं, मगर असल चीज ये देखने वाली है कि आपने उन लोगों को जिनकी आपके पास डेटा में बेस अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल अब बैंक से आप ले लीजिए, नॉन फाइलर का आपका जब टैक्स कट गया है तो आपने उसको क्यों नहीं पूछा भाई आपका टैक्स आपने गोशवारा क्यों नहीं जमा कराया? ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए जिसके जो कि मिसिंग है, जिसकी वजह से पूरा बिगाड़ जो है मतलब बहुत ज़्यादा एक सूरत हाल, ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है। जी इस वक्त मैं आपसे एग्री करूंगा कि जो हमारा टैक्स नेट में लोग अवेलेबल हैं, ये सारी तवज्जो इस वक्त सारी उन्हीं की तरफ मबजूल है ताकि आपको और कोई एक्सरसाइज ना करनी पड़े। सामने आपके पास है टारगेट, आप समझिए कि आप गन लेके बैठे हुए हैं, शूटिंग पे आप हैं और आपका टारगेट सामने आपके खड़ा है। अब आप कितनी
उसको निशाने पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये बात की बात है। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, हमारे साथ मौजूद है नवीद अंद्राबी साहब जो बड़े वाज़ेह अंदाज में अब इस वक्त जो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है एफबीआर की वो ये कि सामने है उससे रिकवर करो, उससे जो है जितने पैसे आ सकते हैं उसको स्क्वीज़ करो, लेकिन उन लोगों पे जो कि बिहाइंड द स्क्रीन छुपे हुए हैं, जो कि हर लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं, उन पे कोई काम नहीं हो रहा। उनका कहना था कि मैपिंग होनी चाहिए, मैप, और बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पूरी ड्यू डिलिजेंस करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को एक ईज़ फील हुए। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक ज़रूर है, लेकिन ये एहसास हमें होना चाहिए कि हमें अपना ड्यू टैक्स पाकिस्तान में देना है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप जनरली नॉन रेजिडेंट तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को नॉन रेजिडेंट ट्रीट करके बाय प्लानिंग करते हैं तो ये किसी तरह भी इस मुल्क के लिए फेवर में नहीं है। तो आपको चाहिए, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अपना ड्यू टैक्स दें, अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये जो है एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप फाइलर बनते हैं, टैक्स आपका कट रहा है, टैक्स आपका मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कट रहा है, अगर आप फाइलर बनते हैं तो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स बेहतर होंगे, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा और इससे पाकिस्तान की मीशत भी बेहतर होगी, लोगों के हालात भी बेहतर होंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमें अब अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है। हमेशा इस बात के साथ हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।